बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर अनीता नायर आपके लिए लेकर के आई हूँ जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई जो नाटक है स्कंदगुप्त का कि हमने चर्चा की थी पिछली कक्षाओं में। और प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो लेकर के उपस्थित हुई हूँ कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या के ऐसे स्थल हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब नाटक आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। तो उन व्याख्या के स्थलों को आपको समझाने के लिए, उसकी व्याख्या और विवेचना करने के लिए मैं ऐसे स्थलों को लेकर के यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आइए अब हम मिलकर के उस व्याख्या को करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी पुस्तकों को अपने हाथ में ले लीजिए और ध्यान से मेरे उस जो गद्यांश है जिसका कि मैं अभी पहले वाचन करूंगी, फिर मैं उसकी व्याख्या आप तक पहुंचाऊंगी, तो उन सबको बहुत ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले मैं उठाती हूँ पृष्ठ संख्या 45 पर एक गद्यांश है जो बिल्कुल नाटक के प्रथम अंक के साथ ही शुरू होता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचायक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। जो कुछ भी हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। तो स्कंदगुप्त का ये जो कथन है ये व्याख्या की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गद्यांश माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि व्याख्या हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उसका प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग लिखते हुए जब आप उसको लिखेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि उसको पूरा उसका विवेचन, उसका जो पृष्ठभूमि है उसको आप वर्णित करें। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नाटक स्कंदगुप्त से उद्धृत की गई हैं और ये नाटक के प्रथम दृश्य से ली हुई प्रारंभिक जो दृश्य है उसमें से अवतरित पंक्तियां हैं। यहाँ उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य के स्कंदावार में युवराज स्कंदगुप्त स्वगत कथन करते हुए अपने अधिकारों के प्रति उदासीन भाव को व्यक्त करते हैं। तो ये एक छोटी सी 2-4 पंक्तियों में आपने इसके प्रसंग के बारे में बता दिया है। अब हम व्याख्या पर जो पंक्तियां आपको जो अभी मैंने जिनका वाचन किया उन पंक्तियों का कि हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो व्याख्या आप इस तरह से उसे लिखिएगा कि स्कंदगुप्त की ये जो पंक्तियां हैं जो स्वगत कथन के रूप में उन्होंने कही हैं, तो युवराज स्कंदगुप्त का ये कहना है कि प्रत्येक मानव प्राणी के हृदय में अधिकार प्राप्ति की लालसा बलवती होती है। ये इस पंक्ति के माध्यम से ही हमें समझ में आ जाता है। इसी अधिकार को ग्रहण करते व्यक्ति अपने को कितना आनंदित, उन्मादित और उत्साह से परिपूर्ण महसूस करता है। लेकिन अधिकार प्राप्त करते हुए उसे एक प्रकार का नशा सा हो जाता है और बहुत जाहिर सी बात है, सत्ता का सुख जो है वो तो अच्छे अच्छों के सर चढ़कर बोलने लगता है। तो लेकिन अगर वास्तविकता में हम देखते हैं तो ये जो सत्ता का सुख है वो मादक तो है जो सर चढ़कर बोलता है, हमें हमारे होशो हवास से भी परे ले जाता है। लेकिन ये अधिकार प्राप्ति का सुख जो है वो सारहीन भी है, मादक होने के साथ साथ सारहीन भी है। सारहीन मतलब जिसका कोई महत्व ना हो। तो ऐसा महत्वहीन और व्यर्थ जो अधिकार सत्ता है वो अपने आप में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है अगर हम शाश्वत अर्थों में उसका मूल्यांकन करते हैं। अधिकारी व्यक्ति अपने आप को नियमों का सृष्टा और नियामक तो समझने लगता है और यही अधिकार लालसा उसको दूसरों के प्रति स्वार्थ भावना से अभिभूत होकर के काम करने की प्रेरणा भी देता है और एक अधिकार भावना से वो दंभी और अहंकारी भी हो जाता है। और जिस प्रकार पर्व और त्योहारों पर परिवार सेवा करते हैं और युद्ध में ढाल अपने आप को अस्त्रों में सर्वोपरि समझती है, लेकिन उसका काम तो केवल संघर्षरत रहना होता है, इससे उसका कोई महत्व नहीं होता इससे ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है, जब रक्षा करने के लिए है तो ढाल की तरह ही है। लेकिन अधिकारी व्यक्ति भी केवल अधिकार होने के कारण ही कर्म क्षेत्र में कार्यरत होता है और जैसे ही उसके हाथ से अधिकार छिन जाते हैं तो वो भी आम आदमी की तरह से हो जाता है जिसका कि वो कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। इसीलिए वो मानते हैं कि जिस तरह से समयानुकूल समय समय पर किसी व्यक्ति विशेष का बहुत ज़्यादा उसे महत्वपूर्ण माना जाने लगता है और वो अपने आप को उस समय विशेष के कारण अगर वो अहंकारी बन जाता है और वो अगर अपने आप को मादक समझ करके अहंकारी बन करके अपना व्यवहार करता है तो वो व्यवहार जो है सारहीन है, क्योंकि
समय के साथ में उसमें परिवर्तन आ जाता है और वो अपने आप को जैसे समझाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हम तो क्या हैं, इस साम्राज्य के एक सैनिक भर हैं जिसका कि उद्देश्य इस साम्राज्य की रक्षा करना है। अब देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि जब हमने इसकी व्याख्या कर दी है तो हमें उन पंक्तियों के बारे में कोई भी विशेष टिप्पणी अगर हम करना चाहते हैं तो विशेष के माध्यम से आप उस टिप्पणी को इस व्याख्या वाले पोर्शन के साथ में एक अलग से विशेष लिख करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आपको जितनी भी चीज़ें स्मरण हो आती हैं, जितनी भी चीज़ें लगती हैं कि जैसे उसमें कोई विरोधाभास हो, कोई अलंकार हो, कोई छंद हो, कोई और विशेष टिप्पणी आप करना चाहते हैं, तो जैसे उपर्युक्त पंक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये जो पहली पंक्ति है, अधिकार सुख इतना मादक और सारहीन है, यहाँ पर एक विरोधाभास प्रकट किया गया है। तो ये शब्द का एक लाघव है जिसका प्रयोग जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। इसी तरह से यहाँ पर एक विशेष टिप्पणी इस रूप में भी हो सकती है कि सम्राट होते हुए भी स्कंदगुप्त ने अपने अधिकारों के प्रति यहाँ पर उदासीनता को व्यक्त किया है। और भाषा जो है इस पद्य की वो कैसी है, बिल्कुल परिनिष्ठित, परिमार्जित और सुसंस्कृत भाषा है, जो कि जयशंकर प्रसाद की भाषा की विशेषता मानी जाती है। और इसी तरह से उत्सवों में परिचारक, लोलुप मनुष्य, ये जो पंक्ति है इसमें एक विशेष प्रकार के अलंकार का भी प्रयोग है जिसे हम प्रतीप अलंकार कह सकते हैं। इसके अलावा एक और विशेषता जो है कि ये जो कहना चाहिए कि गद्यांश है, ये स्कंदगुप्त के अपने उस चारित्रिक विशिष्टता को भी प्रदर्शित करता है, जो कि एक व्यक्ति में, एक सामान्य व्यक्ति में भी नहीं होता और एक सम्राट में होना कि जो कि अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहे, बहुत बड़ी विशेषता है उनके व्यक्तित्व की। बहरहाल, तो ये एक हमने व्याख्या का एक अंश देखा है। एक दूसरे अंश की तरफ मैं आपका ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहूँगी, जो जिसको मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर बोझ को उठाने के लिए गुरुकुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण में आने वाली वस्तु समझने लगते हैं। अब प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो इसके स्कंदगुप्त नाटक के ही अंक से, प्रथम अंक से ली गई हैं और इसमें जो मगध के महानायक हैं पर्णदत्त, उनके द्वारा जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है, इसमें स्कंदगुप्त के सामने वो राष्ट्रनीति को वहन करने की शक्ति और उत्तरदायित्व की व्याख्या कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी विचारधारा इस रूप में सामने आ सकती है। सम्राट के समक्ष वो अपनी उस विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं। मगध के महानायक पर्णदत्त राष्ट्रनीति को वहन करने की क्षमता और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या करते हुए यहाँ इस रूप में बताते हैं कि राष्ट्रनीति दर्शन और कल्पना का सुंदर लोक नहीं है। यानी राष्ट्र की नीति कोई ऐसा नहीं दर्शन शास्त्र का विषय है या फिर कोई कल्पना का, साहित्य का विषय है, बल्कि वो यथार्थ भूमि की एक आवश्यकता है। इसमें अत्यंत कठोर संघर्षों से मुकाबला करना बेहद जरूरी होता है। प्रत्येक कठिनाई समस्या और बाधा का रूप ग्रहण कर प्रत्यक्ष और मूर्तिमान रूप में आकर के सामने खड़ी हो जाती है। इसका समाधान करना बेशक कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस राष्ट्रनीति का निर्माण इन्हीं समस्याओं और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाता है। और जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य विस्तार को प्राप्त होगा, वैसे वैसे हमें इसको बनाने के लिए, संवारने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए हमारा दायित्व भी महाराज बढ़ जाता है। और गुप्त साम्राज्य के शासक देश की रक्षा करने के उत्तरदायित्व के भार से अगर उदासीन हो जाते हैं, अपने को रक्षा कार्य में असमर्थ महसूस करने लगते हैं, तो साम्राज्य रूपी लक्ष्मी पर उनका एकमात्र अधिकार है और ये एकमात्र अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अर्थात राज्य करना उनका उपयोग है जिसका वे उपभोग भी कर रहे हैं, तो राष्ट्रनीति बनाना भी उनका दायित्व हो जाता है। अब यहाँ पर एक अजीब सी बात है कि उन्होंने अपनी बातों के माध्यम से एक बहुत ही गूढ़ विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इस कठोर प्रत्यक्षवाद की कठिन अनुभूति होती है इस पंक्ति के माध्यम से, वो राष्ट्रनीति की कठोरता को भी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें उनकी स्वामी भक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रनीति का परिचय तो हमें मिलता ही है। साथ ही युवराज स्कंदगुप्त पर एक व्यंग भी उन्होंने प्रकारांतर से किया है कि भाई आप जब सम्राट हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके अधिकारों के साथ साथ आपके दायित्व भी
उसी रूप में प्रखर हो जाते हैं। और साम्राज्य लक्ष्मी में एक अलंकार का प्रयोग है जिसे रूपक कहा जा सकता है। और भाषा जिस तरह से जयशंकर प्रसाद जी की भाषा है, गद्यात्मक भाषा होते हुए भी कहीं कहीं वो कलात्मक हो जाती है, और कला और अलंकारों से परिपूर्ण भाषा जो है उनकी हमेशा की तरह इस अंश में भी देखी जा सकती है। अब हम तीसरा जो अंश है इनका उसकी चर्चा करेंगे। प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो जाता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस तरह नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? प्रस्तुत कथन में जयशंकर प्रसाद जी ने का जो नाटक है इसके प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से ही उद्धृत है, ये तो लिखना है। और बाय द वे आपको ध्यान नहीं हो कि किस अंक से है और किस दृश्य से है, तो आप उसका वेग सा भी उत्तर दे सकते हैं कि विजय शंकर प्रसाद के नाटक के प्रारंभिक अंशों में से उद्धृत है। साम्राज्य के सेनापति पंडित ने यहाँ व्यंग किया है कि गुप्त साम्राज्य के शासक राज्य के प्रति उदासीन हो गए हैं और वो समझने लगे हैं कि राज्य लक्ष्मी उनकी धरोहर है, अतः वो उनके पास रहेगी ही। इस पर युवराज स्कंदगुप्त जो हैं पंडित से प्रमाण चाहते हैं। इसी की व्याख्या करते हुए और उसका प्रमाण प्रस्तुत करते हुए पंडित जो है वो उत्तर देते हैं, अभी इतना जो कुछ कहा गया वो सब कहने के पश्चात कुछ और कहना क्या शेष रह गया है महाराज? अब किसी और प्रमाण की आवश्यकता क्या सचमुच बची रहती है? आंधी तूफान आने के पूर्व जिस प्रकार आकाश में एक विशेष प्रकार की स्तब्धता सी छा जाती है, एक शांति सी हो जाती है, वायुमंडल गंभीर प्रतीत होने लगता है, बिजली कौंधने से पूर्व जिस प्रकार समस्त आकाश नीले रंग का हो जाता है, यानी आकाश में पूर्ण वातावरण महाशून्य शून्य जैसा प्रतीत होने लगता है, ठीक उसी प्रकार का वातावरण गुप्त साम्राज्य में छाया हुआ है। घोर अशांति होने पर विप्लव का वातावरण यहाँ छाया हुआ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुप्त साम्राज्य पर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। यानी हम कहते हैं ना कि विपत्ति से पहले कुछ शांति सी जो छाई होती है वो अशांति का प्रतीक होती है प्रकारांतर से, तो उसी की तरफ यहाँ पर पंडित संकेत कर रहे हैं। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से हम पंडित की जो दूरदर्शिता है, उनकी जो समझदारी है उसका भी दर्शन करते हैं, और भावी संकट की ओर संकेत भी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें मिल जाता है। भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, मुश्किल है, मगर जयशंकर प्रसाद जी की भाषा जैसी अलंकारिक होती है वैसी ही अलंकारिक भी है। छायावादी भाषा पाठकों और दर्शकों को थोड़ा सा भारी भरकम भी कहीं कहीं प्रतीत होती है। तो ये जो व्याख्या है आज हम बस इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने अपने अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को जारी रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।